तो आपको देखना चाहिए, इसका एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि इसके एनालिसिस पे और इसके मूवमेंट पे ही सब कुछ टिका हुआ है। डॉलर इंडेक्स क्यों ऊपर भाग रहा है आपका? हाँ जी राजेश सर। यस सर। क्यों भाग रहा है डॉलर इंडेक्स? सर नहीं पता। नरेंद्र सर। सर वॉर की वजह से शायद हो सकता ठीक है। है, ठीक है। और कोई रीजन? सही बोला आपने, और कोई रीजन? वही सर, युद्ध की वजह से ही गोल्ड भागा है। नहीं, डॉलर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ जिग्नेश सर। गोल्ड तो भगा ही भगा युद्ध की वजह से, लेकिन डॉलर इंडेक्स तो सेफ वन है ना, है। सेफ वन की वजह से। हाँ ठीक। देखो, एक 9 तारीख, ये है 9 तारीख, 9 10 11, ठीक है। ये 9 तारीख है, यानी पिछले हफ्ते का जब हमने सेमिनार वेबिनार किया था मंडे का, वो है। फिर ट्यूसडे है, फिर वेनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है। ठीक है ना? तो पहले हफ्ते के 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, ये क्यों गिरा? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि फेड ऑफिशियल्स मतलब एफओएमसी की जो कमेटी है, फेड के जो मेंबर्स हैं, कितने मेंबर की कमेटी है? 12 मेंबर्स की कमेटी है। इन्होंने बोला कि भाई, इनके कुछ मेंबर्स ने, सबने नहीं, कुछ मेंबर्स ने बोला कि भाई नवंबर दिसंबर में हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेजरी यील्ड्स है, ट्रेजरी यील्ड्स बेसिकली आपके एक सरकारी जो मतलब बॉन्ड्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है उसको ट्रेजरी यील्ड्स बेसिकली बोला जाता है, आसान शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है ना? फिर कभी इसको मैं समझाऊंगा। तो ये गवर्नमेंट की एक तरह से यील्ड्स हैं, कि गवर्नमेंट पेपर्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इतना यील्ड मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा। तो वो ऑलरेडी ऊपर चल रहा था आपका। ठीक है ना? वो ऑलरेडी आपका ऊपर चल रहा था। तो जब ट्रेजरी यील्ड्स आपके ऊपर चल रहे थे तो कह रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट्स का काम ऑलरेडी हमारे ट्रेजरी यील्ड्स कर रहे हैं, तो हमें अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना, ये जो वर्ड है ना, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना, ये पड़ता है नेगेटिव डॉलर के लिए। तो जब मार्केट को लगा कि भाई ये तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो इन्होंने डॉलर को गिराना चालू कर दिया। ठीक है। फिर आया ये दिन, थर्सडे वाला दिन, जिस दिन आपका सीपीआई डेटा निकला था। अब जब सीपीआई डेटा निकलने से पहले 28% प्रोबेबिलिटी थी, 28% प्रोबेबिलिटी थी इन्वेस्टर के बीच में, इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच में। कौन सी इन्वेस्टर कमिटी? मतलब इन्वेस्टर कम्युनिटी बोल रहे, नॉट कमिटी। कम्युनिटी मतलब कि जितने भी बड़े बैंकर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, या इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका ये लोग सर्वे करते हैं, जिनसे ये लोग रुख पता करते हैं। भाई आपसे और मेरे से तो कोई पता करना आएगा नहीं कि तुम्हें डॉलर का रुख क्या लग रहा है, या इंटरेस्ट रेट्स का रुख क्या लग रहा है तुम्हें, फेड क्या डिसीजन लेगा। मेरे और आपके बोलने को सुनेगा भी नहीं हमारी बात तो। ठीक है ना? तो ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस हैं, या बड़े बड़े करोड़ों अरबों के फंड्स मैनेज कर रहे हैं, तो इनसे पूछा गया तो ये बोल रहे हैं भाई 28% प्रोबेबिलिटी है आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब सीपीआई डेटा आया, सीपीआई किसका बेंचमार्क होता है आपका? इन्फ्लेशन का बेंचमार्क होता है, इन्फ्लेशन का, यानी महंगाई दर का। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। तो जब ये इन्फ्लेशन का डेटा ऊपर आ गया, यानी इन्फ्लेशन का डेटा महंगा हो गया, इन्फ्लेशन महंगा हो गया, मतलब महंगाई दर महंगी हो गई, तो ये 40% प्रोबेबिलिटी, 28 से 40% प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई कि शायद मिनिमम, ज्यादा नहीं तो 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट सरकार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे। ठीक है ना? तो इस वजह से डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर भाग गया। अब इस वीक के अंदर आपका क्या क्या डेटा है? इस वीक के अंदर आपका कल रिटेल सेल्स डेटा है आपका, फिर थर्सडे को आपका बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है आपका, फ्राइडे को आपका होम सेल्स डेटा है आपका। अगर ये मान के चलो तीनों डेटा अगर पॉजिटिव आए, तीनों डेटा अगर पॉजिटिव आए, तो आपका ये नवंबर में मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? नवंबर में आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा आपका।
ठीक है ना। और अगर दोनों तीनों में से एक डेटा अगर ऊपर नीचे आया, तीनों में से अगर एक डेटा ऊपर नीचे आया, तो डॉलर इंडेक्स आपका यहीं साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेवल करता रहेगा, यहीं साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीपीआई डेटा पॉजिटिव आ गया, रिटेल सेल्स डेटा पॉजिटिव आ गया, होम सेल्स डेटा पॉजिटिव आ गया, बिल्डिंग परमिट डेटा पॉजिटिव आ गया, तो सरकार को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये डेटा डामाडोल हुए, ये डेटा अगर ऊपर नीचे हुए, तो क्या होगा? ये डेटा अगर ऊपर नीचे हुए तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हम जीडीपी डेटा देखेंगे, नॉन फार्म पेरोल डेटा देखेंगे, अभी वो सब डेटा देखेंगे। तो ये तो था फंडामेंटल पार्ट। टेक्निकल पार्ट मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है 105.60, वैसे 67 का लेवल है, मैंने राउंड फिगर में 105.60 का लेवल दिया था, कि इस लेवल के नीचे अगर डेली चार्ट में बंद हो जाता है, इस लेवल पे अगर डेली चार्ट के नीचे 105.60 के नीचे बंद हो जाता है, तो गिरावट आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और गिरावट सीधे सीधे नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे ज़्यादा रहेगा। तो ये लेवल के नीचे बंद नहीं हुआ, यहीं से ऊपर चला गया। अब जनरली मैंने क्या देखा है कि जब भी ऐसा ट्रायंगल रिवर्सल आता है, ऐसा ट्रायंगल रिवर्सल आता है और ट्रायंगल के लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है बाजार, तो 90% केसेस में प्रीवियस हाई ब्रेक होते हैं, 90% केसेस में प्रीवियस हाई ब्रेक होते हैं। तो अगर अभी इस हिस्टोरिकल डेटा की मैं बात करूं, या हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न की या प्राइस एक्शन की बात करूं, तो जब जब मैंने ऐसा पैटर्न देखा है, तब तब मैंने प्रीवियस इस ऑल टाइम ये जो हाई बनाया है रिसेंटली, इनको ब्रेक होता हुआ देखा है मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसको ये वाला हाई ब्रेक करना चाहिए, और इसको $109 तक कम से कम जाना चाहिए। ठीक है ना, एक बार मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर अगर ये वाला हाई ब्रेक हुआ, तो ये और ऊपर $109 तक जा सकता है। $109। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है उसको भी देख लो आप। यहाँ पे ये हायर हाई हायर लो पैटर्न बन रहा है। अब ये जो ट्रेंड है, ये जो वेव है, इस वेव को अगर नहीं काट पाता है, और रिसेंट में ये वाला लो कट जाता है, रिसेंट में ये वाला लो कट जाता है, तो क्या बन जाएगा? ये एम पैटर्न बन जाएगा, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बन जाएगा आपका ये। तो फिर आपका एक गिरावट $104 तक मिनिमम दे सकता है। तो अब सारा का सारा अगर कंफर्मेशन चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का, तो इसके हाई कटने का वेट करो, या बेरिश कंफर्मेशन चाहिए तो इसके लो कटने का वेट करो। और दूसरा, अगर प्राइस एक्शन पैटर्न पे बिलीव है या हिस्टोरिकल डेटा पे बिलीव है, तो अभी से आप डॉलर इंडेक्स में तेजी खेल लो, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं कटेगा, इसमें मंदी नहीं आएगी, ये वाला हाई तोड़ सकता है। क्लियर हो गई बात? सर ये लेवल बता दो ना एक बार। 105.60 ले लो सर आप राउंड फिगर में, 105.60 के नीचे क्लोज होना जरूरी है सर। क्लोज नहीं हुआ तो फिर बात नहीं बनेगी सर। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी ने 495 पे बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन क्योंकि डॉलर इंडेक्स का स्ट्रक्चर तेज है, इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा ये वीक लग रहा है। तो अगर मैं, देखो, ट्रेड लेना चाहूंगा, या तो मैं 495 का लेवल ब्रेक होगा तो मैं एक फ्रेश शॉर्ट ट्रेड लूंगा, या फिर अगर ये 580 ये वाला स्विंग हाई तोड़ के एक बार ये 580 या 600 के आसपास जाएगा, तो मैं यहाँ पे सेल ट्रेड लूँ। इसका कारण क्या है? लेने को तो मेरा मन अभी भी है, मैं यहाँ पे ले लूँ, लेकिन पहली बात तो इसने आज जो ओपनिंग की है, इसका लो नहीं तोड़ा है। और जब भी मैंने ऐसा देखा है कि जब ओपनिंग के वक्त लो नहीं टूटता है, ठीक है ना, और प्राइजेस पहला कैंडल बुलिश होता है और ओपनिंग के वक्त लो नहीं टूटता है, तो पूरे दिन तेजी बनाता है, रात तक तेजी बनाता है। ज्यादा कदा शाम को अगर इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं तब रिवर्सल आता है, नहीं तो ये पूरे दिन तेजी आपका बनाता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे सीपीआई डेटा आया था, तो ये पूरे दिन तेजी बना रहा था। तो उस दिन अगर सीपीआई डेटा नहीं होता, उस दिन अगर सीपीआई डेटा नहीं होता, तो ये तेजी बनाता रहता। ठीक है ना। तो आज भी, इसलिए मेरे को यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेने में तकलीफ है। हाँ, लेकिन जिसके पास कैपेसिटी है,
थोड़ा होल्ड कर सकता है, वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। एवरेज करने के लिए 600 का घर है, यहाँ तक अगर आता है तो एवरेज बनाए। फाइनल स्टॉप लॉस 650 का है, यानी जब तक 650 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं पर भी बाउंस बैक आता है तो सिर्फ हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। 650 के ऊपर अगर ये डेली चार्ट में बंद हो जाता है तो अगला टारगेट आपका 750 से 800 मिनिमम टारगेट इंटैक्ट रहेगा यूरो यूएसडी का। फिर ये नीचे नहीं आता जल्दी से। 650 के ऊपर अगर क्लोज हो गया फिर ये नीचे नहीं आता जल्दी से, लेकिन उससे पहले पहले पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये 450 का लेवल तोड़ के 400 को एक बार टच करेगा करेगा। क्लियर है? हाँ जी, सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। जीबीपी यूएसडी भी ओवरऑल वीक है, लेकिन अभी तक क्या था कि जब मैंने आपको बोला था कि इसने स्लीक एक स्टीप डिक्लाइन से ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये 2 कैंडल 3 कैंडल बाद ही अगर नीचे आ जाता और फिर ऊपर भगता तो इसकी वैलिडिटी बहुत शानदार थी। लेकिन ये 4 5 कैंडल भगने के बाद जब नीचे आया है तो इसका स्ट्रक्चर अब ये वीक हो सकता है, ये तेजी का स्ट्रक्चर इसका वीक हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी भी अभी भी आपका, एक मिनट, जब तक ये 2037 बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक एक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स मेरे को तेज लग रहा है तो यहाँ पे इसको बेचना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बेचना चाहिए। और मेरे को पता नहीं लग रहा है कि ये 2037 का लेवल तोड़ेगा और ये 1850 1800 तक इसको जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि यूरो यूएसडी थोड़ा सा मंदा लग रहा है। ठीक है ना, जीबीपी यूएसडी का स्ट्रक्चर डेली चार्ट में तो स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन 2 घंटे के चार्ट में मेरे को वीक लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं दे पाऊंगा ओवरऑल। लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम की मैं बात करूं, मैंने आपको जो एस एस एल एम टी एफ वाला ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट में है, और मैंने शॉर्ट किया भी है। आज भी मैंने शॉर्ट किया है 2160 पे। अभी भी मैं बीच बीच में 12 12 15 15 पिप को प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, अभी भी 2148 आ गया, प्रॉफिट में है। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो सिस्टम भी, ताकि आप लोगों को याद आ जाए, क्योंकि जो मैं आपको सिखाता हूँ ना मैं भी 99% उसी पे काम करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे आपका फ्राइडे मॉर्निंग को इसने यहाँ पे दोनों चैनल नीचे लेके आ गया था, और इस लो के नीचे हमें शॉर्ट करना था, ये लेवल था 2176। तो फ्राइडे को हमें शॉर्ट मिला तो हमने शॉर्ट किया, और आज भी मैंने शॉर्ट किया 2160 पे, और अभी भी प्रॉफिट, अभी 2146 चल रहा है। ठीक है ना, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग शॉर्ट में तो मैं तो, इसलिए टेक अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूंगा तो चार्ट पैटर्न में प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से तो इसने जो ये चैनल ब्रेकआउट किया है, इसको ये 2100 पे सपोर्ट रिटेस्ट कर रहा है। 2100 गया तो ये लेवल गया, 2100 जब तक होल्ड लेवल है तब तक एक चांस है इसको ऊपर जाने के 2100 के। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए 2100 के आसपास तो चांसेस हैं। और 2100 अगर ब्रेक हो गया तो ये वाला लेवल भी फिर ब्रेक होगा, ये लेवल भी होल्ड नहीं करेगा ये। ठीक है ना, एयूडी यूएसडी लॉन्ग टर्म पोजीशन में ऑलरेडी आपको बाय करके लेके चल रहा हूँ। 6290 पे हमने पहले बाय किया, मल्टीपल टाइम्स बाय किया, फिर मौका दिया इसने, हमने फिर बाय किया, फिर इस हफ्ते मौका दिया, फिर हमने बाय किया। 2 घंटे के चार्ट पे देख लो, डबल बॉटम टाइप में लगाया है। ये देखो, यहाँ पे डबल बॉटम लगाया है, तो ये डबल बॉटम एक बार अगर यहाँ पे एन पैटर्न बना देता है तो ये जबरदस्त यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट देगा। लेकिन जब तक ये एन पैटर्न नहीं बनाता तो चांसेस है कि ये नीचे वापस आ सकता है। एन पैटर्न बना दे एक बार तो ये अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं इसके। गोल्ड, वॉर वाली सिचुएशन तो सभी को पता है, तो वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अपनी ट्रेड शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये देखो 1885 पे हमने न्यूज लेटर में भी दिया था आज से 1 2 दिन पहले कि 1885 पे रेजिस्टेंस है, वहीं से ही नीचे आया। और अगले दिन भी हमें 1885 पे ही रेजिस्टेंस मिल रहा था, फ्राइडे वाले न्यूज लेटर के अंदर देखोगे। तो मैंने इसको 1876
0.75 पे मैंने सेल कर दिया। स्टॉप लॉस था मेरा 1886 का। ठीक है। अच्छा, पहली गलती क्या थी मेरी इसमें कि सुबह से पहला कैंडल ग्रीन था, ओपन लो उसका सेम था, और तब से तेजी बना रहा था। तो मेरे को समझ जाना चाहिए था कि भी तेजी पकड़ेगा, लेकिन दूसरे दिन मेरे दिमाग में क्या थी कि यहाँ पे इसने बेयरिश इनगल्फिंग बनाया है, 1885 का बहुत बढ़िया इसने रेजिस्टेंस ले रखा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा दोपहर तक और शाम तक नीचे मार देगा कैंडल, ऐसा मेरे दिमाग में पिक्चर पेंट हो रही थी। ठीक है ना, तो मैंने शॉर्ट लिया। फिर ये जैसे ही इसने 1886 तोड़ के ही 1887 50 तक आया था, उसके बाद जब ये वापस नीचे आया और ये सस्टेन करने लगा थोड़ी देर, तो मैंने 1886 में डबल लॉट बाय कर लिया। जितना लॉट मैंने बेचा हुआ था मैंने डबल लॉट बाय कर लिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि छोड़ नहीं रहा है इसको। उस वक्त मेरे को ना तो ये पता था कि न्यूज़ क्या चल रही है, ना ही मैंने टीवी में कुछ देखा था उस वक्त। और मैं जनरली टीवी देखता नहीं, मतलब मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा था कि हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो लेकिन मेरे को चार्ट के मूवमेंट पे या कैंडल के मूवमेंट पे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है और ये छोड़ नहीं रहा है। ठीक है ना, ये मैंने कहा छोड़ नहीं रहा है, ये चलेगा ही। मैंने डबल क्वांटिटी से बाई कर लिया। और 1906 पे मैंने अपनी बिल्ड, मेरा टारगेट था 1910 का, तो 4 पॉइंट नीचे मैंने 1906 पे मैंने बिल्ड लगा दी, जो कि मेरी एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि कितना गया। तो यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ, यहाँ पे मेरे को 10 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने लॉस भी अपना कवर किया। तो डेट इज द पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड द डिसिप्लिन। अगर मैं लॉस बुक कर लेता या सॉरी लॉस बुक नहीं करता और इसको एवरेज करता रहता, तो ये तो मेरे को बहुत मोटा नुकसान दे देता है मेरे को ये। ठीक है ना। क्योंकि गोल्ड में मैं शुरू से तेजी में बैठा हूँ। वीकली एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया है कि मार्च 2024 से पहले गोल्ड ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। और ये मैंने तब से बता रहा हूँ आपको जब से ये इसराइल और इसकी वॉर तो हुआ भी नहीं था, इसकी तो कोई चर्चा भी नहीं थी, बात भी नहीं थी, उससे पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च 2024 तक ये ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। और अभी भी ज्यादा क्या हुआ है, 1917-18 चल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ 2075 तोड़ेगा, अभी तो बहुत दूर है। ठीक है ना। तो मैं तो अभी भी आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चाहे वॉर रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, गोल्ड को जाना है तो जाना है ऊपर। ठीक है। अभी टेक्निकली क्या है, अभी देखो मैं रिकमेंड तो नहीं करता 1917 पे, चाहे वॉर के चलते वापस से 1935-40 हो जाए, लेकिन मेरी जो बेस्ट बाइंग है वो 1890 के आसपास अगर आता है तो मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ। उससे पहले स्कैल्पिंग के लिए आप कहीं भी दाव खेलते रहो लगाते रहो, तो वो मेरे को नहीं पसंद। तो मैं तो नहीं ट्रेड करूंगा, मैं 1890 आएगा तो ही लूंगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत चरम सीमा पर है, मैं दूर दूर लेवल लगा के रखूंगा तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा, ऊपर सेलिंग के लिए 1950, ये 1935 से लेकर और 1950 के बीच में 15 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पे ये जाकर आपका रेजिस्टेंस ले सकता है और वापस यहाँ से नीचे थोड़ा सा प्रेशर दे सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर वॉर वाला सिचुएशन इंटेंस हुआ तो ना तो 1935 होल्ड करेगा ये, ना तो 1950 होल्ड करेगा, ये भगता रहेगा भगता रहेगा ये। ठीक है ना। लेकिन आज थोड़ा सा मामला मेरे को लगता है शायद कुछ शांत हुआ है, मैंने टीवी देखा नहीं है, लेटेस्ट क्या न्यूज़ चल रही है। अगर आप लोगों के पास कोई अपडेट हो तो बता सकते हैं कि क्या न्यूज़ में ये लड़ाई के फॉर फ्रंट पे क्या अपडेट चल रहा है, तो बता सकते हैं। कोई शेयर करना चाहता है तो, कोई न्यूज़ ट्रैक करता अगर है तो बंदा आप में से। राजेश सर, कोई न्यूज़ व्यूज़ ट्रैक करते हैं आप लोग क्या? नहीं सर, मैं भी नहीं देखता। हाँ, तो कोई देखता हो तो बता सकता है, कोई मतलब बुरी बात नहीं है भाई, मैं तो समय की कमी के कारण और दूसरा मतलब मैं तो अपना मतलब चार्ट्स पे और इस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ठीक है, साइड में कोई न्यूज़ व्यूज़ आ जाती है, लेकिन चार्ट्स में पता लग जाता है। ठीक है ना। तो अभी वॉलेटिलिटी हायर सीमर पर है, तो 1890 तो मेरा बाइंग बिड रहेगा लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड के लिए। और स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए मैं 1940 से 50 के बीच में डेफिनेटली चार्ट कैंडल देख के शॉर्ट मारूंगा। और अगर लगेगा बहुत ज़्यादा तेजी है तो एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है ना, नहीं तो ये नीचे कहीं पर भी 10-15 पॉइंट देगा तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज है। टेक्निकली राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, भाग गया। ठीक है। और कोई करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं? और कोई करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं? नहीं तो हम स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक। USD CHF।
देखो डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट तेज था, इसलिए ये आपका जो है ऊपर की तरफ गया। ओवरऑल इसमें अभी CHF थोड़ा सा वीक लग रहा है आज मेरे को लग रहा है कि CHF को नीचे जाना चाहिए, तो उस हिसाब से USD CHF आपको ऊपर जाना चाहिए। तो आप ये जो लो लगा है, इस लो के स्टॉप लॉस के साथ आप एक करंट लेवल पे बाय ट्रेड ले सकते हो। ये लेवल है आपका 8986 है। तो यहाँ से आप देखोगे पहले भी ये कितना बड़ा डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुआ था सेम लेवल पे। और इस कैंडल का भी अगर आप लो देखोगे 8985 है, तो आप 8980 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन ले लो। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को डॉलर इंडेक्स की पोजीशन तेज लग रही है, तो मेरे को लग रहा है ये वाला हाई भी ये ब्रेक कर जाएगा। चैनल से देखो बहुत बढ़िया चैनल से इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद बहुत बढ़िया लेवल पे ये रिटेस्ट कर रहा है। तो ट्रेड बनता है, बाय ट्रेड बनता है विद द स्टॉप लॉस 8980 XTI। ये तेजी है, और कोई भी डिप आता है तो डेफिनेटली इसको बाय करो। पहला रीजन, इसने जो गैप अप ओपन किया तो यहाँ पे इसने गैप फिल कर दिया। तो बाजार में गैप थ्योरी ये बताती है कि जब गैप फिल हो जाता है और फिल होने के बाद, जैसे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में अपसाइड गैप गैप मारा है, गैप फिल होने के बाद जब वापस ऊपर जाने लगता है तो तेजी पकड़ता है। तो अब 84 भी आ जाएगा तो भी तेज है ये। तो आपको यहाँ बाय करना है, डिप पे आप देख लो। ठीक है ना, ओवरऑल तेज है, मेरे हिसाब से $90 तक इसको जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसने गैप फिल कर दिया तो अब तेजी ही तेजी है, मंदी नहीं है इसके अंदर। एनी अदर क्वेरीज? चलो अब स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं। मूविंग एवरेज लगानी है आपको, सबको लगाने जानते हो मूविंग एवरेज आप। 710 पीरियड की मूविंग एवरेज लगानी है। मैं आपको पहले GBP USD में दिखाऊंगा, फिर मैं आपको गोल्ड के ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है ना, दोनों में बहुत उम्दा काम कर रही है स्ट्रेटेजी। 710 की मूविंग एवरेज लगानी है आपको, और आपको एक इंडिकेटर लगाना है वॉल स्ट्रीट फॉलो ट्रेंड वॉल स्ट्रीट स्ट्रेटेजी, ये लगाना है आपको। और ये बेसिकली सर डॉनचेन चैनल होता है, उसी तरह का चैनल है जिससे हम डॉनचेन चैनल पढ़ा था ना, उसी टाइप का चैनल है ये। और 710 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ हम काम करेंगे। इसके ये डॉनचेन चैनल के बेसिस पे ही बना हुआ है ये। ठीक है ना, इसके सेटिंग में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, बस EMA 1, EMA 2, EMA 3 और ATR स्टॉप स्टॉप लॉस, ये सब पोजीशन एक बार हम ये अनटिक कर देंगे। आप इसको देख लीजिए। अच्छा किलोमीटर वाला भैया कंपनी में वाले में रखना। गाइज अपने माइक को प्लीज म्यूट पे रखिएगा। ओके कर देते हैं इसको। ठीक है ना, स्ट्रेटेजी को थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। रूल्स वही हैं, कोई नए रूल्स नहीं है, लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी। सर 15 मिनट देखना है। हाँ 15 मिनट देखना है। स्ट्रेटेजी के अंदर अब एक कंडीशन मैंने जोड़ी है नहीं। ये पोजिशनल ट्रेड है ना, पोजिशनल भी देगा आपको ये, और जब फंसा देगा तो नुकसान भी देगा, लेकिन ये आपका लॉस कवर कराएगा। कैसे? तो सबसे पहला ट्रेड मैं नुकसान के साथ ही स्टार्ट करूंगा। पहले तो आपको वही है, पहला बैंड ऊपर आ गया, दूसरा बैंड आपका यहाँ पे ऊपर आ गया, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन हम ऐसे बाय नहीं करेंगे। पहले तो हमें कंडीशन देखनी है कि ये बैंड ऊपर, और ये बैंड जिस कैंडल के ऊपर, वहां पे कोई हाई लगाएगा, ये हाई लगाए। अब हम एक और कैंडल का वेट करेंगे इसका हाई ब्रेक करने का।
क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, हाई का वेट करेंगे। जैसे इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया तो बस, जब ये कैंडल पूरा हो जाएगा तो अब इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। इस कैंडल का हाई है 2724, हाई लगाया इसने 2746, हाई लगाया 2746। वैसे हम 20 पिप का टारगेट लेके चलेंगे, उस हिसाब से तो टारगेट अचीव हो गया, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि हमें इसमें प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक है, कंडीशन फिर समझ लो एक बार। पहला बैंड ऊपर, दूसरा बैंड जिस कैंडल पे ऊपर उसके आसपास देख लो, पहले कोई हाई लगाएगा, ये हाई लगाए, फिर मैं इसका हाई टूटने का वेट करूंगा। इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, अब जिस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है उस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, उस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, चाहे वो कैंडल कैसा भी हो। तो 2724 के ऊपर बाय किया, 2746 का हाई लगाया और ये नीचे आ गया। पहला बैंड यहाँ पे नीचे आया, दूसरा बैंड यहाँ पे नीचे आया। लो क्या लगा, ये वाला। ये लो कितने का है, 2577 का लो है, 2577। 2577 माइनस 2725, 148 पिप्स का हमें लॉस लगा। तो इसके नीचे तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन इसके नीचे मैं एक कैंडल टूटने का वेट करूंगा। ये कैंडल टूटा इसके नीचे 2570, ये कैंडल टूटा तो 2570 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं 2 लॉट शॉर्ट कर दूंगा। कितना नुकसान हुआ है हमारा, 150 पिप ले लेते हैं, डिवाइड बाई 2। 75 पिप चाहिए ब्रेक इवन के लिए, मैंने शॉर्ट किया 2570 पे। 75 पिप क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वांटिटी 0.022 ले रहा हूँ। तो 75 × 2, 150 पिप हो गए। पहले मैंने 0.01 बाई किया था, मैं अब 2 लॉट शॉर्ट कर रहा हूँ। किस लेवल पे शॉर्ट किया, 2570 माइनस 75। तो 2495 पे अगर ये आएगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, और उसके बाद जो आएगा वो सब मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे लोग कितना लगाया, 2528। कितना लो लगाया, 2445। अब देखो 2495 पे तो मैं ब्रेक इवन पे आ गया था, उसके नीचे जितना भी है वो सारा प्रॉफिट ही है मेरा। अभी तक डाउन चल रहा है। तो मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि अगर इतना बड़ा लॉस होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते रहो, ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा। अब यहाँ समझना, यहाँ पर बैंड तोड़ दिया, यहाँ पे आपका ये तोड़ दिया। इसके बाद इसने, इस कैंडल ने हाई तोड़ा इसका, बराबर में 2 कैंडल ने हाई तोड़ दिया। तो इस कैंडल का हाई कितना है, 2265, हाई लगाया 2271, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वहां से नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया। इस कैंडल के लो के नीचे हम एग्जिट कर जाएंगे, 2180। तो कितने का लॉस लगा यहाँ पे हमें, 2265 माइनस 2180, 85 पिप्स का लॉस लगा। फिर मैं देखूंगा इस कैंडल का लो किसने तोड़ा, इस कैंडल का लो यहाँ पे टूट गया, तो इस कैंडल के लो के नीचे बेचूंगा 2175। 2175 के नीचे मैंने सेल किया, डबल क्वांटिटी बेचूंगा। कितना लो लग गया यहाँ पे, 2052। लॉस कवर, लॉस कवर हो गया, प्रॉफिट में भी आ गया मैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मान के चलो एक बैंड आपका ऊपर जाता है और यहाँ पे कैंडल को टच करता है, अपर उसको, मूविंग एवरेज को, और लोअर बैंड आपका नीचे रहता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो 10 से 12 पिप के लिए। फिर यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे इसने अपर बैंड तोड़ दिया, यहाँ पे इसने लोअर बैंड तोड़ दिया। इस कैंडल का हाई कहाँ कटा, यहाँ पे। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। इस कैंडल का हाई है 2189, यहाँ पे बाय किया, ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे, यहाँ पे है ना, मैंने 1.2146 पे बाय किया था। और जब मैंने यहाँ पे बाय करा था ना 2146 पे, क्यों मैंने बाय किया था, मेरे को पता था मेरा अपर बैंड ऊपर है। ये मैं आपको लाइव ट्रेड बता रहा हूँ, मैंने खुद ने लिया था। और मेरे ट्रेड लेते ही ये ऊपर गया 1.2151, और वहां से ही नीचे मारा, ये यहाँ पे नीचे मारा इसने, 1.2106 मारा था, यानी 40 पिप मेरे अगेंस्ट चला गया था ये। फिर जैसे ही ये 2200 आया तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया,
उसके बाद तो ये ऊपर तेजी में ही है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने लिया था और मेरे ट्रेड लेते ही गिर गया था। तो मेरे को भी लगा था कि यार कहीं सेलिंग ना ट्रेड ना दे दे, फिर वो करना पड़ेगा, डबल क्वांटिटी वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऊपर 2260। ठीक है, यहाँ पे देखो तब से बाय में चल रहा है। सेल भी दिया है इसने अभी फ्राइडे को ही। ये देखो यहाँ पे इसने शॉर्ट दिया, लोअर बैंड यहाँ पे आ गया था, हायर बैंड यहाँ पे आ गया था, इसका लो यहाँ कट गया था। तो ये लो है आपका 2180, 2180 के नीचे शॉर्ट किया, अभी तक शॉर्ट में चल रहा है आपके सामने, अभी तक शॉर्ट में चल रहा है। कितना नीचे जाएगा, मैंने आपको प्राइस एक्शन बता ही दिया है कि 2100 का सपोर्ट है, वो टूटा तो 2037 भी टूटेगा। तब तक आप इसके अंदर एक और करके और स्ट्रेटजीज लगा के आप मल्टीपल पोजीशन ले सकते हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। वैसे ही अपने माइक को म्यूट रखिएगा तेजी। ठीक है, अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड पे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है, बहुत ज़बरदस्त पोजिशनल ट्रेड्स हैं। वन ऑफ दी मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजी जो गोल्ड में काम करेगी, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रही है। तो यहाँ पे देखिए अपर बैंड आपका यहाँ पे ऊपर आ गया। अच्छा, इसमें ना वो कंडीशन नहीं रखनी कि भाई उस कैंडल का हाई पहले वो देखेंगे फिर वो ब्रेक करेगा। जिस भी कैंडल पे ये दोनों बैंडल ऊपर है, उस कैंडल का हाई ब्रेक करने पे हम बाय कर लें। इस कैंडल का हाई यहाँ पर है, इस कैंडल का हाई है 1904.02, और 1905.10 पे हम बाय करेंगे। सीधी मूवमेंट 1920 हो गया, नीचे आया है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बाय करना था क्योंकि एक बैंड नीचे है मूविंग एवरेजेस के, प्राइजेस भी वहीं पे हैं, और एक बैंड ऊपर है, तो आपको बाय कर लेना है। देखो ऊपर वापस आ गया, आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है। सीधी मूवमेंट कितना हाई लगाया, 1953 का। फिर देखो यहाँ पे लोअर बैंड नीचे आ गया, अपर बैंड यहाँ पे नीचे आया। तो यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है इस कैंडल के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, 1925 के नीचे। 1925 के नीचे शॉर्ट किया, 1915.34 का लो लगा दिया। तब तक तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते, 2-4 पॉइंट का जो भी करना था हमने। यहाँ पे हम री एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट एंट्री। फिर यहाँ पे बाय दिया इस कैंडल के हाई के ऊपर, 1927.95 है, तो 1928.10 पे हमने बाई किया। हाई लगा 1930.61, और वहां से नीचे आ गया। हमें शॉर्ट कहाँ दिया, इस कैंडल पे। इस कैंडल पे शॉर्ट क्यों दिया, लोअर बैंड यहाँ पे नीचे आ गया था, अपर बैंड यहाँ पे आ गया था, तो लोएस्ट लो यही वाला था। तो 1900 हमने कितने पे बाई किया था, 28.10 पे। यहाँ पे शॉर्ट कितने पे कर रहे हैं, 1921.54 है, तो 1920.90 पे शॉर्ट करेंगे, डबल क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। लो कितना लगाया, 1909, और लो कितना लगा दिया, 1905, और लो कितना लगा दिया, 1901। तो 1920 से लेकर 1901 सारा लॉसेस कवर, प्रॉफिट में आ गए। फिर यहाँ पे अपर बैंड ने हाई तोड़ा, यहाँ पे लोअर बैंड ने हाई तोड़ा, इस कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है 1929.68 है, तो 1930 पे हमने बाय कर लिया। सीधी मूवमेंट कितना हाई लगाया, 1947। फिर यहाँ पे लोअर बैंड ने तोड़ा, हायर बैंड ने यहाँ पे तोड़ा, तो इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल का लो है आपका 1913। ये देखो 1913 के नीचे आ गया। आपको पता ही है 1810 तक इसने लो लगाया था।
फिर यहाँ पे बाय कराया 1856 पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे इसने बाय कराया, तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था जब मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी आपको कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद हर कोई बाय नहीं कर पाता। वो कहता है कि पहली बात तो यहाँ से इतना मूवमेंट दे दिया और एक गैप अप ओपनिंग करके इतना दे दिया, अब क्या यहाँ से और ऊपर जाएगा? अब तो इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, ऐसे ही हमें लगता है। लेकिन हमने यहाँ पे बाई किया 1856 पे, और देखो हाई कितना लगा 1864, और हाई कितना लगा 1877, और तब से तो बाय में है ही, अभी तक बाय में है। तो आप कहाँ बाय में बैठ गए थे? 1856-57 में आप बाय में बैठ गए थे। 1856-57 में आप बाय में बैठ गए थे। यार इतनी बड़ी रैली तो यार देखो कोई भी नहीं खा पाएगा, मैं भी नहीं खा पाऊंगा, लेकिन हाँ कई लोग खा लेते हैं, कई लोग बैठे रहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, समझ में आया सर? कोई क्वेरीज वगैरह आप लोगों की? हाँ जी राजेश सर, कोई क्वेरी? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, तो इसको आप यूज करो। अच्छा, प्रॉब्लम देखो पता क्या है, ऐसी स्ट्रेटेजीज में एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब हमने 1856 पे बाई की और 2-4 पॉइंट लेके निकल गए, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दिन ये दिन हम क्या करें, ये दिन हम कैसे एंट्री लें? ठीक है ना? तो इसके लिए आपको क्या है, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का यूज करो, स्टोकेस्टिक का यूज करो, आरएसआई का यूज करो, किसी और चीज का यूज करो। अब लेकिन ये भी बात है कि सपोज स्टोकेस्टिक ने यहाँ पे बाय दे दिया और ये 1916 से 1880 इस मूविंग एवरेज तक गिर गया, दोनों बैंड अभी भी ऊपर हैं, तो लेकिन ड्रॉडाउन तो आपके अकाउंट में आ ही गया ना, 1916 से 1880 तक का फॉल आपको देखना पड़ेगा। इंडिकेटर तो क्योंकि अभी भी बोल रहा है मैं बाय में हूँ, लेकिन ये 1916 से 1880 का जो फॉल है, गैप है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर मैं इस इंडिकेटर के बेसिस पे यहाँ पे बाय कर रहा हूँ इतने ऊपर, तो यहाँ पे भी अगर ये आ जाएगा तभी भी ये इंडिकेटर बाय ही बताएगा, सेल नहीं बताएगा। जब बहुत ज्यादा सेलिंग आएगी तब जाके सेल बताएगा। तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है इसमें। इसको अवॉइड कर देना चाहिए कि थोड़ा सा इसके और इसके बीच का दोनों का गैप कम हो जाए, उसके बाद फिर मैं देख सकता हूँ स्कैल्पिंग के लिए स्कैल्पिंग। ठीक है ना? तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि 10-15 करेंसी पेयर, एक दो कमोडिटी पेयर छाट लो, तो डेली किसी ना किसी 2-3 करेंसी पेयर में तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेंगी बाइंग सेलिंग की। ठीक है गाइस, कोई क्वेरीज है तो हम इसे पूछ सकते हैं। डन। डन सर। चलो ओके, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वेडनेसडे और मंडे को। टिल देन एंजॉय। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।